अच्छा, जब एक सेल रेस्टिंग स्टेज में होता है ना, तो उसके बाद जो 2 आयंस होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि वो मूव कर सकें। तो एक तो पोटेशियम होता है जो कि जिसकी टेंडेंसी होती है कि उसने सेल के बाहर जाना होता है, और एक जो सोडियम होता है जो बाहर बहुत ज़्यादा पड़ा होता है और उसकी टेंडेंसी होती है वो कहता है कि मैंने अंदर आना है। तो लेकिन जीता कौन है इनमें से? जो फेट है वो यही है कि जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है ना, तो जो पोटाशियम के लीकी चैनल्स होते हैं वो ऑपरेटिव होते हैं, यानी कि वहाँ से पोटाशियम अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकता है, वो सेल के बाहर जा सकता है, जिसकी वजह से वो अंदर नेगेटिविटी छोड़ जाएगा और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इस्टेब्लिश हो जाता है। लेकिन जो सोडियम के जो चैनल्स होते हैं जिनसे सोडियम ने अंदर आना होता है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के ऊपर बंद होते हैं। सोडियम सिर्फ तभी आ सकता है जब एक दफ़ा प्लेटफॉर्म बन जाएगा और इसके चैनल वोल्टेज गेटेड चैनल जब सोडियम के खुल जाएंगे, वो तभी होगा जब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल रीच कर जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे हमने बात लिखी हुई है कि जो सोडियम लीकी चैनल्स आर नॉट फंक्शनल एट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ऑन द अदर हैंड पोटेशियम लीकी चैनल आर फंक्शनल एट द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अच्छा, अब हमने देख लिया कि हमने ऊपर बात की थी मायोकार्डियम 2 तरह की है, एक स्पेशलाइज्ड है और एक कॉन्ट्रैक्टाइल है। स्पेशलाइज्ड में से हमने ना एसए नोड का एक सेल निकाल लिया। अच्छा, अब एसए नोड के अंदर एक थोड़ी सी पिक्युलरिटी है जो कि बाकी सेल्स की मेम्ब्रेन के अंदर हमें देखने को नहीं मिलती है। हमने देखना है कि यहाँ पे कौन कौन से लैंडमार्क पड़े हुए हैं आपके पास। एसए नोडल सेल हमने बाहर निकाला तो यहाँ पे एक सोडियम पोटेशियम पंप पड़ा हुआ है, ठीक है, जिसने इम्बैलेंस कराना है। नंबर 2 के ऊपर पोटेशियम के लीकी चैनल हैं जहाँ से पोटेशियम नॉर्मली बाहर जा रहा होता है। लेकिन यहाँ पर एक फ़नी सी चीज़ क्या है, यहाँ पे सोडियम के लीकी चैनल्स भी मौजूद हैं। अब सोडियम के लीकी चैनल्स होंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हमने साइड में ही ये लिख दिया है कि इसमें फ़नी तरह के ना पोटेशियम के सोडियम के बिना लीकी चैनल मौजूद हैं। अब क्या होगा, पहले पोटेशियम बाहर जाता था, सोडियम अंदर नहीं आ सकता, लेकिन अब क्या होगा जी, सोडियम अंदर आता रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता सोडियम भी अंदर डिफ्यूज़ करता जाएगा। जब सोडियम अंदर आता जाएगा तो सोडियम अंदर आके क्या करेगा, जब भी सोडियम सेल के अंदर इन्फ्लक्स होता है तो डीपोलराइजेशन होती है ना सोडियम के आने से, तो सोडियम अंदर आके जो पोटेंशियल होता है उसको डिस्टर्ब करेगा और उसे बड़ी जल्दी थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की तरफ ले जाएगा। नॉर्मली रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है -90 है। अगर सोडियम के फ़नी चैनल ना होते तो यहाँ पे भी -90 ही रहना था, लेकिन सोडियम के लीकी चैनल होने की वजह से -60 हो गया, क्योंकि सोडियम बाहर बार बार अंदर आई जा रहा है और सोडियम जैसे ही अंदर आएगा, अंदर आके वो इस पूरे के पूरे पोटेंशियल को डिस्टर्ब कर देगा, जिसकी वजह से बड़ी रैपिड सी डीपोलराइजेशन आपके पास बार बार आपको देखने को मिल जाती है आपके पास, ठीक है जी। तो हमने देख लिया कि जो -60 मिली वोल्ट होता है ना, वहाँ पर अब क्या हो रहा है, वहाँ पे सोडियम के लीकी चैनल्स तो खुल रहे हैं, सोडियम आहिस्ता आहिस्ता अंदर आ रहा है, अंदर आके जो पोटेंशियल है उसको डिस्टर्ब करी जा रहा है, लेकिन जो वोल्टेज गेटेड सोडियम के चैनल होते हैं वो क्लोज होते हैं आपके पास, ठीक है जी। लेकिन सोडियम के लीकी चैनल वो अंदर होते हैं। इस तरह सोडियम जब बाहर से अंदर आएगा, पॉजिटिविटी अंदर आ रही होती है, तो पॉजिटिविटी जब अंदर आती है तो वो क्या करता है, वो अंदर आते साथ ही वो जो आपका पोटेंशियल था ना उसको थ्रेशोल्ड लेवल तक ले जाता है, और यहाँ पर जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम के चैनल होते थे ना, उन्होंने खुल जाना है। यहाँ पे हमने देखा था कि जैसे चैनल्स ओपन करेंगे ना, तो जब डीपोलराइजेशन हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, जो कैल्शियम है उसका इन्फ्लक्स होने लग जाएगा। तो क्या हमने यहाँ पे देखा, नॉर्मली क्या होता था, सोडियम के इन्फ्लक्स की वजह से डीपोलराइजेशन होती थी, लेकिन यहाँ पर कैल्शियम के इन्फ्लक्स की वजह से डीपोलराइजेशन होती है। तो 2 सेल यहाँ पे हमने डिस्कस करने हैं, 2 तरह के स्ट्रक्चर्स हैं जिन पे कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है तो डीपोलराइजेशन होती है। एक एसए नोड हो गया और एक एबी नोड हो गया, ठीक है। उससे डीपोलराइजेशन कैल्शियम के इफ़ेक्ट की वजह से होती है, ठीक है। इससे फिर क्या हुआ कि जब डीपोलराइजेशन होगी तो कैल्शियम के चैनल होते हैं वो खुल जाते हैं। जब कैल्शियम के चैनल खुल जाते हैं तो फिर कैल्शियम अंदर आके डीपोलराइजेशन को मज़ीद करा रहा होता है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे -90 है, -90 के बाद क्या हुआ, सोडियम का इन्फ्लक्स आता है, जो सोडियम होता है वो यहाँ पर ले जाता है। अब हम जो बात कर रहे हैं ना ये चीज़ की, ये हम बात कर रहे हैं कि जो मायोकार्डियम के अंदर नॉर्मल सेल है ना उसके अंदर किस तरह हो रहा है। एसए नोड की तो हमने बात करी, एसए नोड के अंदर क्या हुआ था, एसए नोड के अंदर कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ था और डीपोलराइजेशन डिपेंडेंट थी कैल्शियम के ऊपर। लेकिन अब ये नॉर्मल मायोकार्डियल सेल आ गई। नॉर्मल मायोकार्डियल सेल के अंदर क्या फिनोमिना है, -90 के ऊपर बढ़ा था। यहाँ पर क्या हुआ कि इसने अपना जो एक्शन पोटेंशियल है वो किसके ज़रिए, गैप जंक्शन के ज़रिए इसको ट्रांसफ़र कर दिया। जैसे ही इसने इसके वोल्टेज को चेंज किया तो जैसे ही ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे गया तो सोडियम के जो चैनल थे, वोल्टेज गेटेड जो सोडियम के चैनल थे वो खुल गए। जैसे ही खुले तो डायरेक्टली ओवर शूट कर गया। जैसे ही आपके पास ये शूट आती है ना तो ये डीपोलराइजेशन हो रही है। जो भी डीपोलराइजेशन सोडियम के ऊपर डिपेंडेंट होती है ना, उसका करेक्टरिस्टिक ये है कि एक तो वो स्ट्रेट लाइन होती है और बड़ी रैपिड होती है आपके पास, ठीक है।
अब डीपोलराइजेशन जब हो जाती है उससे नेक्स्ट चीज़ क्या होती है, बाकी हमने स्टेटेड मसल पढ़े थे उनके अंदर भी हमने यही कहा था कि डीपोलराइजेशन हो गई, अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद रिपोलराइजेशन होगी, पोटाशियम के जो चैनल होते हैं वो खुल जाते हैं वोल्टेज गेटेड, और उसकी वजह से जो पोटाशियम होता है वो सेल के बाहर जाता है। लेकिन यहाँ पर एक ना पेक्युलर सी चीज़ होगी, यहाँ पे क्या होगा, जो पोटाशियम होगा इट विल टेंड टू गो आउट, ये थोड़ा सा बाहर जाएगा, जिसके वजह से हमें ये थोड़ा सा कर्व जो है ना ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे रिपोलराइजेशन हुई है। लेकिन उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे स्पेसिफिक तरह के चैनल्स खुल जाते हैं। यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर अब कैल्शियम के चैनल खुल जाएंगे। जब कैल्शियम के चैनल खुल जाएंगे तो दोबारा से कैल्शियम की वजह से ना यहाँ पे एक प्लेटो बन जाएगा। अब ये प्लेटो के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कैल्शियम के चैनल रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, ये प्लेटो फ्लैट सा क्यों बनता है कि जो पोटाशियम का यहाँ पर क्या था, पोटाशियम का जो ई फ्लक्स था ना और जो कैल्शियम का इनफ्लक्स है, दोनों एक ना पीरियड के लिए, एक छोटे से इंटरवल के लिए दोनों आपस के ऊपर ना एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी चेंज नहीं आता है एक्शन पोटेंशियल के ऊपर। अब इस इंटरवल के लिए दोनों आपस में सेम रहे तो कोई भी चेंज नहीं है। लेकिन बाद में क्या होगा, जो कैल्शियम के चैनल होते हैं ना वो इतने ज़्यादा फंक्शन नहीं रहते, वो बंद होने लग जाते हैं। लेकिन जो पोटाशियम के चैनल होते हैं वो ज़्यादा फंक्शन रहते हैं और पोटेंट रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो जल्दी से अपनी जो है रिपोलराइजेशन कर देते हैं। उसके बाद दोबारा वही हिसाब किताब, जहाँ से यहाँ पे क्यों होती रहती है बार बार एक्साइटेशन, यहाँ पे इस वजह होती है, यहाँ पे फनी सोडियम चैनल होते हैं, लीकी चैनल्स होते हैं, और यहाँ पर बार बार ये एक्शन पोटेंशियल जब इसको ट्रांसमिट करता है तो यहाँ पे भी बार बार यहाँ पे शूट कर होता है जी। एवी नोड करंट पास करता है, एवी नोड के अंदर भी ना जो करंट है वो सेम तरह से पास करता है जैसे पास होता है ऐसे नोड के ऊपर, लेकिन स्लोली पास करता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके सेल भी स्मॉल होते हैं, उनके बाद जो गैप जंक्शन होते हैं वो भी कम होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपने यहाँ पे 4 हमने देख लेने हैं, ये ऐसे नोडल करंट दिखाए हुए हैं, फिर आर्टीरियल मायोकार्डियम का करंट है, फिर एवी नोड का करंट है, और फिर ये परकंजी फाइबर जो कंडक्शन सिस्टम बना रहा है वो है, और ये फिर आपका जो वेंट्रिकुलर कार्डिक सेल जो वेंट्रिकुलर ना उनका आपको दिखाया हुआ है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पहली बात ये देखने की ये चीज़ ओब्लीक किस में आ रही है। तो ये जो यहाँ पे एक छोटी सी क्लासिफिकेशन की हुई है वो ये है कि ऑटोमेटिसिटी कहाँ पे, ऑटोमेटिसिटी है कि जो बार बार खुद ब खुद ही कर सकते हैं अपने आप को, दोबारा सेक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं, वो ऐसे नोड है, एवी नोड है और परकंजी फाइबर है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें कि ऐसे नोड का आपने ग्राफ देख लिया, एवी नोड का देख लिया और परकंजी का देख लिया। ठीक है, ऐसे नोड और एवी नोड तो बहुत अच्छी तरह से रिलेट कर रहे हैं आपस में। ये क्यों रिलेट करते हैं कि जो दोनों की डीपोलराइजेशन है वो कैल्शियम के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, और यहाँ पे प्री पोटेंशियल्स भी इन तीनों के अंदर मौजूद है। और नंबर 2 के ऊपर हमने देख लेना है कि कैल्शियम के ऊपर डिपेंडेंट किस चीज़ की है, एस एन और रेवी नोड की डीपोलराइजेशन है वो इन दोनों के ऊपर, इन दोनों की जो है ना डीपोलराइजेशन वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है। और जो प्लेटो है वो किस में आ रहा है जी, प्लेटो आ रहा है आपके पास आर्टीरियल के अंदर आ रहा है आपके पास। ठीक है, ये आर्टीरियल में प्लेटो आ रहा है, परकंजे में आ रहा है, और आपके पास वेंट्रिकुलर में आ रहा है। तो वेंट्रिकुलर और परकंजे में ये ज़्यादा प्रोमिनेंट है आपके पास। ठीक है जी, तो ये चीज़ हमने देख ली कि चारों के पोटेंशियल देख लिए। यहाँ पे अब दोबारा से एक हार्ट की रफ से डायग्राम देख लेते हैं कि ऐसे नोड पड़ी हुई है आपके पास, ये ए बी नोड पड़ी हुई है, और ये परकंजे सिस्टम है जो कि एक पूरे का पूरा ना एक कंडक्शन सिस्टम बना रहा है आपके पास। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया जी कि जो आपके पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है और कार्डियक एक्टिविटी, इन दोनों के अंदर रिलेशन क्या है, किस तरह हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो हमारी कार्डियक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे 2 डिवीजन्स है, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। फाइट और फ्लाइट की जब कंडीशन होती है तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो होती है वो अकर करती है हमारी बॉडी के अंदर। आपने देखा होगा कि जब भी ऐसी कोई कंडीशन आती है तो हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, लेकिन जब आपके पास वो सिचुएशन ख़त्म हो जाती है तो क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक उसको नॉर्मलाइज कर देती है। तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का इफेक्ट अभी हम डिटेल से देखते हैं। तो ये सिंपैथेटिक नॉरएपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन के ज़रिए अपना इफेक्ट शो करता है। अगर सर्कुलेटिंग होगा तो एपिनेफ्रिन है, अगर नर्व एंडिंग करेंगे तो नॉरएपिनेफ्रिन है। स्पेसिफिक तरह के रिसेप्टर होते हैं, बीटा 1 एंडोजेनिक रिसेप्टर हो सकते हैं, पूरी की पूरी मायोकार्डियम के ऊपर होते हैं, एस नोड के ऊपर भी होंगे, आर्टीरियल टिश्यू के ऊपर भी होंगे, एवी नोड के ऊपर भी होंगे, कंडक्शन सिस्टम के ऊपर भी होंगे और वेंट्रिकुलर सिस्टम के ऊपर होंगे। तो इसने अपना इफेक्ट वहाँ पे शो करना है। जबकि पैरासिम्पैथेटिक जो है ना, इसने राइट और लेफ्ट वेगस नर्व्स हैं उनके ज़रिए एसिटाइलकोलिन को सिक्रीट कराना है, और एसिटाइलकोलिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जाके और एसिटाइलकोलिन को सिक्रीट कराएगा। और इसने एक यूनिक चैनल रिसेप्टर है ना, M2 मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर, उनके ऊपर जाके अटैच करना है एसिटाइलकोलिन ने। इसका इफेक्ट इनहिबिटरी है और उसका इफेक्ट जो है वो एक्साइटेटरी है। इस तरह आप याद कर लें, जो मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर है वो कराना है, उसके ऊपर जाके अटैच होना है। लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूट वाइडली नहीं हुए थे, मस्क्यूरेनिक है एसएन नोड के ऊपर प्रोफाउंडली पड़े होंगे, एवी नोड के ऊपर होंगे, आर्टीरियल मायोकार्डियम के ऊपर थोड़े से होंगे, लेकिन वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होंगे। अच्छा, अब इसकी डिटेल, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये हमने ऐसे नोट का ना एक सेल देख लिया है। ये हमारे पास ऐसे नोट का एक सेल है। यहाँ पर हमने देख लिया कि एपिनेफ्रिन के लिए बीटा 1 जो एंड्रोजेनिक रिसेप्टर है ना वो पड़ा हुआ है। एंड्रोजेनिक रिसेप्टर बीटा 1 पड़ा हुआ है आपके पास, इसके लिए एक बाइंडिंग साइट है एपिनेफ्रिन के लिए, और फिर ये हेप्टा हेलिकल इसकी डोमेन है, और फिर एक इसकी इंट्रासेलुलर डोमेन है।
यहाँ पे जी प्रोटीन पड़ा हुआ है आपका, तो दीज आर GPCR, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। अब जैसे ही एपिनेफ्रिन बाहर से आता है, इसके ऊपर एज अ लाइगेंड के तौर पे आके बाइंड करता है, तो यहाँ पे हेलिकल जो कन्फर्मेशन चेंजेस आती हैं, उससे इसके जो इंटरनल GPCR है ना, उसके अंदर भी चेंजेस आती हैं। यहाँ से GDP रिप्लेस होती है GTP के साथ। जैसे ही GTP यहाँ पे आगे जुड़ती है तो अल्फ़ा सब यूनिट इसे डिसोसिएट करता है और अल्फ़ा सब यूनिट आगे चला जाता है। अल्फ़ा सब यूनिट आगे जाके सेल सिग्नलिंग के अंदर जैसे हमने पढ़ा था, एड्रेनालाइन साइक्लेज को चलाता है, और एड्रेनालाइन साइक्लेज क्या करता है, ATP से साइक्लिक AMP जनरेट कर देता है आपके पास, ठीक है। जो साइक्लिक AMP है ये आगे प्रोटीन काइनेज A के पास जाता है, और प्रोटीन काइनेज A को जब ये जाके एक्टिवेट करता है ना, तो फिर क्या होने लग जाती है, देयर इज़ अ फॉस्फोराइलेशन। प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट हुआ क्योंकि काइनेज है, तो इसका काम है फॉस्फोराइलेशन करना। तो ये फॉस्फोराइलेशन कर देता है जी कैल्शियम के चैनल की जैसे फॉस्फोराइलेशन होती है तो कैल्शियम के चैनल खुल जाते हैं। कैल्शियम के चैनल खुलने का मतलब एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। क्या है कि कैल्शियम के चैनल खुलेंगे, बाहर से कैल्शियम अंदर आएगा, जब कैल्शियम अंदर आएगा तो डीपोलराइजेशन होगी तो फिर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो इन्होंने एक्साइटेबिलिटी बढ़ा दी है, इन्होंने आके कंडक्टिविटी बढ़ा दी है, तो क्या हो गया कि अर्लियर जो प्रोडक्शन होती है वो डीपोलराइजेशन की, वो अर्लियर प्रोडक्शन हो रही है आपके पास, ठीक है, अर्लियर प्रोडक्शन हो रही है। आपने अगर नॉर्मल से ज़्यादा अगर ऐसा कोई फाइबर या फिर इनकी सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएगी तो हम देखते हैं कि हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, तो अर्लियर प्रोडक्शन हो जाती है आपके पास, ठीक है, और इंक्रीज हो जाती है ऑटोमेटिसिटी है। अच्छा, अब जब एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाती है, कैल्शियम अपने चैनल से अंदर आता है, तो क्या होगा, हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाएंगी। तो हार्ट बीट इंक्रीज़ होना कौन सा एक्शन है, ये पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक एक्शन है हार्ट का। अच्छा, अब हमने पैरासिम्पैथेटिक का इफेक्ट देना है। जो पैरासिम्पैथेटिक है उसने क्या रिलीज़ करना है, एसिटाइलकोलिन कराना है रिलीज़ उसने। पैरासिम्पैथेटिक ने एसिटाइलकोलिन को जब रिलीज़ कराना, तो एसिटाइलकोलिन के लिए स्पेसिफिक मस्कुलिनिक रिसेप्टर होते हैं जो कि AB नोड, जैसे आपने ऐसे नोड का सेल देख रहे हैं ना, इसकी सरफेस के ऊपर होंगे, लेकिन ये स्पेसिफिक तरह के इनहिबिटरी सब यूनिट होते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं ये M2 है, ये हेप्टाहेलिकल डोमेन है, और फिर यहाँ पर आपके पास ये जो रिसेप्टर के साथ अंदर भी G प्रोटीन पड़ा, लेकिन ये G प्रोटीन इनहिबिटरी है। जैसे ही यहाँ पे आके बाइंड करेगा तो अल्फ़ा 1 के अंदर जो चेंजेस आएंगे, ये एड्रेनालाइन साइक्लेज के पास जाएगा, वहाँ पे जाके नेगेटिव इंपैक्ट शो करेगा। जब नेगेटिव इंपैक्ट शो करेगा तो साइक्लिक AMP की जनरेशन कम होगी, साइक्लिक AMP की जनरेशन कम होगी तो जो फॉस्फोराइलेशन है ना वो भी कम होगी। अब जब फॉस्फोराइलेशन है वो भी कम हो जाएगी तो जो कैल्शियम के चैनल्स होंगे वो कम खुलेंगे, कैल्शियम अंदर कम आएगा, एक्साइटेबिलिटी कम हो जाएगी। अगर बात यहाँ तक रहती तो ठीक थी, लेकिन इसके साथ साथ इसका जो एक एक्स्ट्रा एक्शन है ना वो ये है कि इसने जाके स्पेसिफिक तरह के जो पोटाशियम के चैनल्स है ना उसको खुलवा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पोटाशियम होता है ये सेल से बाहर जाता है। अब सेल से पोटाशियम का लॉस हो रहा है तो फिर अंदर ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ बात जा रही है, यानी कि एक्साइटेबिलिटी को इसने बहुत हद तक कम कर दिया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी रिटर्न डिटेल क्या है कि जी प्रोटीन यहाँ पे इनहिबिटरी है, यहाँ पे एंग्री होते हैं, जो बीटा और गैमा सब यूनिट हो सकते हैं वो एंग्री होते हैं और वो जाते हैं पोटाशियम के चैनल के पास, और फिर उन पोटाशियम चैनल को जाके पोटाशियम को वहाँ से सेल से रिलीज़ करा देते हैं। तो हमने देखा था कि जो सिंपैथेटिक होगा उससे क्रोनोट्रोपिक और ड्रोमोट्रोपिक, क्योंकि कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, दोनों रिस्पॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, जबकि जो पैरासिम्पैथेटिक है इससे क्रोनोट्रोपिक और ड्रोमोट्रोपिक दोनों ही नेगेटिव रिस्पॉन्स आते हैं हमारे पास। अच्छा, जब प्लेटो होता है तो एक्स्ट्रा कैल्शियम हमारे सेल में आता है, और जब एक्स्ट्रा कैल्शियम सेल के अंदर आता है ना तो वो अंदर आके जो कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी बढ़ा देता है। अगर एक्स्ट्रा कैल्शियम सेल के अंदर बार बार आता रहे तो फिर उससे एरिथमियाज हो सकते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा सिस्टली अकर कर सकता है इसकी वजह से, तो फिर डिफरेंट जो है ना रिदम के अंदर चेंजिंग आ सकती है।